ये चालू हो गया। तो दो अवधारणाएं हो चुकी, निश्चयवाद, संभववाद। तीसरा है नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, पहले के जो दोनों अवधारणाएं हैं उसके प्रवर्तक बता चुके हैं, वातावरण निश्चयवाद के रटजेल, संभववाद के फैब्रे। ये नवनिश्चयवाद है, इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अब पहले निश्चयवाद वाले में क्या था कि प्रकृति सर्वोपरि है, संभववाद में क्या हुआ, मानव सर्वोपरि है। अब इसमें क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का है, यानी कि ना तो प्रकृति और ना ही मनुष्य, दोनों ही सर्वोपरि नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि मनुष्य को समझौता करना पड़ता है, वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि मनुष्य आगे बढ़ा है, तरक्की किया है। तो ये दोनों का मिला जुला कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि मनुष्य को समझौता करना पड़ता है, प्रकृति से समझौता करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियों में प्रकृति या मनुष्य को प्रभावित करती है। जैसे तमाम उदाहरण से इसको आप समझा सकते हो। जैसे मान लो ये पहाड़, ठीक, पहाड़ में सुरंग बनाया, किसने बनाया, मनुष्य ने। ये आया, मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित किया, संभववाद का उदाहरण आ गया इसमें। लेकिन मान लो कि भूस्खलन हुआ या भूकंप आया या कुछ हुआ और ये सुरंग का मार्ग अवरुद्ध हो गया, अब आप क्या करोगे। अब जब तक ये मार्ग क्लियर नहीं होगा, जब तक ये मलबा यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो है आपको यहाँ रुके रहना है, सुरंग में फंसे रहना है, बाहर खड़े रहना है, इंतजार करना है, रुके रहना है। क्यों? क्योंकि अभी प्रकृति की तरफ से यहाँ क्या है, रेड सिग्नल है। ठीक, जब ये मलबा यहाँ से हटा लिया जाएगा तब फिर आवागमन क्या होगा, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ये उदाहरण है निश्चयवाद का, क्योंकि प्रकृति ने प्रभावित किया। यद्यपि मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया, मानव ने पहाड़ को काट करके सुरंग बना लिया, लेकिन प्रकृति ने जब प्रभावित किया तो मानव को रुक जाना पड़ा। यही है कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है न तो मनुष्य सर्वोपरि है। यदि प्रकृति सर्वोपरि होता तो मनुष्य बना पाता सुरंग, नहीं बना पाता। दूसरी तरफ यदि मनुष्य सर्वोपरि होता तो इस मलबे को हटने के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मनुष्य जो निकल जाता आगे से। लेकिन सर्वोपरि नहीं है ना, रुकना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण ले लो, किसी पहाड़ी ढाल पर मान लो कि ऐसे सड़क बनी हुई है, पहाड़ों को काट करके सड़क बनाते हैं। मान लो भूस्खलन हुआ, चट्टान का टुकड़ा गिर गया सड़क पर, वही स्थिति। तो जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा, इधर के वाहन इधर खड़े रहेंगे, इधर के वाहन इधर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति की तरफ से अलाउ नहीं होगा। कई उदाहरण दे सकते हो, अभी का जैसे चल रहा है कोरोना, इस समय आपको घरों के अंदर रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है, रुकने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो क्या है, खतरा है। स्थितियां जब सामान्य हो जाएंगी, जब इसके टीके आ जाएंगे, जब दवाई उपलब्ध हो जाएगी बाजार में, महामारी जब ये खत्म हो जाएगी तो स्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी, आपकी क्लास कक्षाएं चलने लगेंगी, ऑनलाइन कक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है कि अभी जो है प्रकृति ने मनुष्य को रोक रखा है, मनुष्य मजबूर है रुकने के लिए। तमाम तरह की प्रगति कर चुका है, लेकिन अब इस वायरस के आगे मनुष्य मजबूर है। ये है नवनिश्चय कि प्रकृति ने अभी खतरे का सिग्नल दिया है, अभी रुकना है। जब प्रकृति फिर हरा सिग्नल देगी तो फिर आप आगे बढ़िए। अब इसमें बिल्कुल ये मत समझ लेना कि प्रकृति सर्वोपरि हो गई, क्योंकि बिल्कुल नहीं सर्वोपरि हुई प्रकृति। इसलिए सर्वोपरि नहीं हुई क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि तब होती जबकि मनुष्य को जिंदगी भर हमेशा के लिए रुके रहना पड़ता घरों में। तो हमेशा के लिए क्या रुके रहना पड़ेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं
वो अपने बुद्धि विवेक से, कौशल से, तकनीक से वो इसके वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल वैक्सीन आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल इसकी दवा मिल जाएगी, फिर ये महामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए क्या है? अभी के लिए रुकना है। ये है नवनिश्चयवाद। तमाम उदाहरण है, हवाई जहाज का उदाहरण। मौसम अगर खराब है तो हवाई जहाज अगर उड़ेगा तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है? मौसम अगर साफ है तो हवाई जहाज आराम से उड़ेगा। लेकिन यदि मौसम खराब है और उस समय यदि हवाई जहाज होता है तो दुर्घटना होने की प्रबल आशंका है। तो अब ऐसे में क्या है? मौसम क्या है? प्रकृति है। मौसम के खराब होने की वजह से हवाई जहाज को रुकना पड़ रहा है। जब मौसम साफ होगा हवाई जहाज फिर से उड़ेगा। यही कि न तो प्रकृति न तो मनुष्य, कोई सर्वोपरि नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि हमें समझौता करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक है, इसे स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों कहा गया? बहुत आसान है समझना। किसी भी चौराहे पर चले जाओ, लाइट लगी होती है चौराहे पर, लाल हरा रंग की लाइट। मान लो जब सामने वाली रोड पर इधर से वाहन आ जा रहे हैं और आप इधर से जा रहे हैं तो यहां क्या होगा? लाल सिग्नल होगा, यानी आपको रुकना है। उस समय यदि आप अपना वाहन आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये वाहन इधर से जा रहे हैं, आपको रुकना है, आप रुक नहीं रहे हैं, जाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना, एक्सीडेंट। वहीं जब इधर के वाहन रोक दिए जाएंगे, जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो आप आगे बढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन सिग्नल। तो यही है, प्रकृति जब अलाउ करे तो आगे बढ़िए और जब अलाउ ना करे तो रुके रहिए। रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक, इसके प्रवर्तक रिफिट टेलर। मेन कॉन्सेप्ट, मेन अवधारणा क्या है? न तो प्रकृति न ही मनुष्य, कोई सर्वोपरि नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है, बदले में प्रकृति से भी प्रभावित होता है। ठीक, उदाहरण, इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। कोई भी दो उदाहरण लेकर स्पष्ट कर लो कि पहाड़ में सुरंग का बनाना मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित किया। पर्वत पर में सुरंग बनाया और सुरंग बना करके रेलवे लाइन या सड़क बनाया, प्रकृति को प्रभावित किया। ठीक, वहीं अगर उस सुरंग में भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, सुरंग अस्त व्यस्त हो जाए तो फिर प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करेगी। ठीक, तो इससे संबंधित भी आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद क्या है, या रुको और जाओ निश्चयवाद को स्पष्ट कीजिए, या नवनिश्चयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।